द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पे तिरंगा फहराया और 11वीं बार ये तिरंगा फहराया गया और आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर देश को संबोधित किया और संबोधन के दौरान में कहा कि अब इस देश को यूसीसी की आवश्यकता है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या यूसीसी है और यूसीसी की अब आवश्यकता क्यों है। देश में क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी लोग कह रहे थे जब परिणाम आया तो जो विपक्ष है, विपक्ष का कहना था कि मोदी जी कमज़ोर हो गए, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पे देश को संबोधन किया तो उसी ऊर्जा के साथ में संबोधित किया और लगातार कई ऐलान किए, वन इलेक्शन वन नेशन का भी किया और यूसीसी को लेकर भी जिक्र किया। तो चर्चा करेंगे सर आपसे। मैम आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो यूसीसी को लेकर कहा उस पर आपके क्या विचार है मैम? निश्चित रूप से यूसीसी आप किसी भी देश में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, लंदन में चले जाओ, एक समान जो है न्याय संहिता वहाँ पे भी लागू होती है। हर देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में रहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अमेरिका में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो लॉ है, लॉ जो है लैंड का एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए कोई और लॉ है, मेरे लिए कोई और लॉ है। और सिविल लॉ की बात हो रही है, यहाँ पे महिला हूँ तो महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, किस प्रकार से मुस्लिम बहनें कितने ही इक्वल राइट्स से वंचित रहती हैं, चाहे क्या कहते हैं इनहेरिटेंस का कानून हो, चाहे मैरिजेबल एज हो, एडॉप्शंस के लॉज हों, तलाक के लॉज हों, वहाँ पे कितने तरीके से उनको आप जैसे जब 3 तलाक से भी महिलाओं को आज़ादी मिली तो कहीं ना कहीं उनको एक सुकून की राह मिली। तो जो महिलाएं शोषित हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके रिलीजन में उनको वो फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो उसकी बात हो रही है, तो पूर्ण रूप से मैं उसका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि उन्होंने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, सेक्युलर सिविल कोड। तो जब हम सेक्युलरवादी बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको एक ही तराजू में तोलते हैं, तो एक तराजू का पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर यूनिफॉर्म लॉ आता है तो कहीं ना कहीं समाज में एक समानता का भाव आएगा, समाज में एक दूसरे के लिए, धर्म के लिए इज्जत और मान सम्मान आएगा। क्योंकि विपक्ष की राजनीति को अगर मैं समझूँ तो एक चक्रव्यूह रचने का प्रयास हुआ है 2024 के चुनावों में, और चक्रव्यूह के अलग अलग आधार क्या बने हैं, जातिवाद बना है, परिवारवाद बना है, भ्रष्टाचार बना है, चाहे अग्निवीर जैसी योजना पे इन लोगों ने प्रश्न उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक से प्रश्न उठाया, उसके बाद अभी हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में देश की आर्थिक विकास को आघात करने का प्रयास किया गया, और आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये विरोध कर रहे हैं। तो अब देखिए जिस प्रकार से भारत के जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतना हिंदुओं की हालत इतनी विकट है, पाकिस्तान से जब विभाजन हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू ने ही ये लॉ बनाया था, पॉलिसी बनाई थी कि वहाँ पे जो हिंदू होंगे, वहाँ से जो मुसलमान आएंगे उनको पूरा यहाँ पे समान अधिकार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के जो हिंदू गए वहाँ पे उनको वो समान अधिकार नहीं मिला। और उसका नतीजा ये है कि 20% गए थे, आज वहाँ पे मात्र 1% नाम के मात्र हिंदू रह गए हैं, या तो धर्म परिवर्तन हो चुका है या उनको मार दिया गया है। और वहाँ से 2% आए थे, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, संविधान के हिसाब से चलती है, यहाँ पे हिंदू बहुमूल्य। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये बोलूँगी, जहाँ जहाँ हिंदू बहुमूल्य है वो देश के अंदर ही है, वहाँ वहाँ मुस्लिम सुरक्षित है। आप इस चीज़ को समझिए, जो मुस्लिम जहाँ डोमिनेंट देश है वहाँ पे मुस्लिम एक दूसरों को ही मार रहे हैं। तो ये मेरे मुसलमान भाई बहनों को भी सोचना चाहिए कि आपको अपने संरक्षण के लिए हिंदू को संरक्षित करना है, क्योंकि हिंदुओं की जो सहिष्णुता है, जो वो एक प्रकार से समान भाव देते हैं, इसकी वजह से आप हिंदुस्तान में सुरक्षित और फल फूल रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्ररी देखेंगे, बांग्लादेश में गई हिंदुओं की जो 20% है 7%, और किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम सेक्युलरवादी बोलते हैं तो वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पे हम लोग सेक्युलरवादी हैं, और उसी की वजह से सारा धर्म जो है, बाकी धर्म यहाँ पे पनप पा रहे हैं। तो ये तो मेरे मुसलमान भाइयों को भी सोचना है कि जितना हिंदुओं को संरक्षित करेंगे और जितना यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप और विपक्ष उसको आगे लाने देंगे, तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से देश आगे बढ़ेगा और विकास की धारा के साथ जुड़ेगा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एसटी हसन जो पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये देश को बांटने वाला नियम है यूसीसी, वो ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे ये संविधान को बांटना चाहते हैं, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। एसटी हसन का ऐसा कहना। देखिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अध्ययन भी किए होंगे। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया उसी समय उन्होंने कहा कि कोई कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए जो धर्म के आधार पर देश को बांटे। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण के नाते कांग्रेस ने बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ा जिसको बदलने की आवश्यकता है, और संविधान बराबरी का हक देता है सबको, चाहे वो हिंदू हो,
मुस्लिम हो, पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबके लिए अगर समान कानून आता है, ऐसा तो संविधान में कहा गया। संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सुपर है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, बार बार इस पर टिप्पणी किया है कि ये धर्म पे आधारित कानून कैसा, ये जाति पे और मजहब के पे आधारित कानून कैसा। मुझे लगता है कि सुंदर कानून वही होता है जो सबके लिए समान होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई नियम मेरे लिए ठीक है और आपके लिए खराब हो जाएगा। अगर हम कोई नियम देश के लिए बनाते हैं तो देश सबसे बड़ा धर्म है और उसको अपनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, बहुत सारे राज्यों में सरकार है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी जो भी नियम बनाती है वो जाति, धर्म, मत, मजहब देखकर नहीं बनाती है। जो कार्य करती है वो जाति, धर्म, मत, मजहब देखकर नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, आज लाल किला के प्राचीर से भी कहे, राष्ट्र प्रथम। जब आप राष्ट्र को प्रथम मानेंगे, उस विचार से कार्य करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। सत्ता पक्ष अगर राष्ट्र के नाम से कोई काम कर रहा है कि हम कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं, सपने बुन रहे हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए, वो सुंदर होगा। अगर हमारा विपक्ष कोई हमारा विरोध राष्ट्र के लिए कर रहा है तो भी सुंदर होगा। लेकिन नहीं, जातियों में बांटना, धर्म में बांटना, पूरब पश्चिम में बांटना, हिंदू मुस्लिम में बांटना, उत्तर दक्षिण में बांटना, इससे भारत कमजोर होगा। इस नाते सुंदर राष्ट्र बन सके, विकसित राष्ट्र बन सके, इसके नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संपूर्ण भारत एक सा दिखे, कोई विभेद नहीं, कोई जाति धर्म का विभेद नहीं, कोई कानून का विभेद नहीं। इस नाते ऐसे कानून की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसको सबका समर्थन करना चाहिए और संपूर्ण भारत समर्थन करेगा, सिवाय उनको जो इसी की राजनीति करते हैं, जो खाई बनाने का काम करते हैं। वो खाई पाटने पे तो उनको एतराज़ होगा ही। नहीं तो हमारे मुस्लिम भाई खड़े हैं आपके सामने, ये सभी कहते हैं अगर कोई कानून समान कानून है, किसी भी महिला के लिए समान कानून है, तो क्या हिंदू की महिला, क्या मुस्लिम की महिला, महिला तो महिला है। क्या हिंदू पुरुष, क्या मुस्लिम पुरुष, क्या पश्चिम बंगाल, क्या पंजाब, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, सभी प्रदेश के लिए, सभी देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए समान भाव से अगर कानून आता है, अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहूँगा, इतना बड़ा देश, इतने प्रदेश, और पहले भी हमारे देश में चुनाव होते रहते, एक साथ चुनाव हुए हैं विधानसभा और लोकसभा के। लगातार इतने बड़े देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, जिसके नाते बहुत सारी विकास की गतिविधियां रुक जाती हैं। अगर राष्ट्र के प्रति आप वफादार हैं, राष्ट्र के प्रति आप ईमानदार हैं, विपक्ष से भी पूछना चाहूँगा, आप बताइए किन कारणों से आप ऐसे चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, इसमें क्या हानि है? अगर राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र के समृद्धि के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लग जाए, वो बार बार चुनाव में क्यों खर्च हो? तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों का संपूर्ण भारत के लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब 40 करोड़ लोगों ने संकल्प ले लिया तो देश आज़ाद हो गया। जब 140 करोड़ संकल्प ले लेंगे तो उसे विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से उन भाइयों से भी अनुरोध करना चाहेंगे जिनका आपने निवेदन किया, आप विचार बदलिए। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ 16 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की शादी होना चाहिए, इससे आवारगी बढ़ जाती। नहीं, ये सब विचार की आवारगी है, आपके मन का भ्रम है। ऐसा नहीं कि फला धर्म में आवारगी है, उसमें नहीं है। ये संपूर्ण भारत सुंदर है, सुंदर था, सुंदर है, सुंदर रहेगा। और राष्ट्र के लिए अगर कोई चीज़ आ रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। अगर राष्ट्र के लिए कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आप विरोध करिए, जनता आपके साथ रहेगी। आज मोदी जी तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, जाति की बात नहीं कर रहे हैं ना। एक राष्ट्र है तभी तो जाति है, एक राष्ट्र भारत है तभी तो उसमें मत हैं, मजहब हैं, पंथ हैं। ये तो गुलदस्ता है फूलों का। तो मुझे लगता है कि मैं अपील करूंगा कि अपने नकारात्मक विचारों को आप त्यागिए और विकसित भारत बनाने के लिए अगर मोदी जी 100 कदम चलते हैं तो आप बताइए ना कि हम तो विकसित भारत बनाने के लिए 200 कदम चल सकते हैं। आप रोकने का काम क्यों कर रहे हैं? आप खाई खोदने का काम क्यों कर रहे हैं? आप खाई पाटने का काम करें। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका आज वो ये कह रहे थे कि 2047 तक मोदी जी किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। किसानों की आय के लिए बोला था, वो दुगनी नहीं किया। देखिए, आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसी लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम गरीबों को आवास देंगे। 4 करोड़ आवास आज़ादी के बाद
ये छोटा संकल्प नहीं ले जाता। हर व्यक्ति को बड़ा संकल्प लेना चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। 4 करोड़ आवास दिया गया, 15 करोड़ घरों में नल से जल देने का कार्य किया गया। आज गरीबों की 5 लाख रुपए मुफ्त दवाई कोई छोटी बात नहीं थी। लोग कह रहे थे कि ये तो जुमला है, आज जुमला नहीं, वो सच्चाई के साथ पूरा होता है। और इसमें भी आपको कहूँगा, देखिए कानून कैसा बनता है। इसमें भी 63% भागीदार हमारे वो मुस्लिम भाई हैं जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं। ऐसा ही कानून चाहिए, ऐसा ही विकास चाहिए जो मोदी जी चाहते हैं। तो सर आपको लगता है कि 47 तक एक विकसित भारत बन जाएगा? निश्चित तौर पे आपको ऐसे ही सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और एक बड़ी सुंदर कहावत है, वृक्ष कबौनी फल बके नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जब आप परमार्थ के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे साधु संतों ने कहा है वो स्वार्थ से ऊपर होगा। मोदी जी कह रहे हैं मेरा सपना नहीं है, ये हमारे देश का सपना है। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए अपना जीवन खपाते हैं। आप बताइए आज मोदी जी का क्या है? मोदी जी जो कुछ भी करते हैं, आज बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? बॉर्डर पे 17 कॉरिडोर बनाए गए, वो देश की सुरक्षा के लिए किए गए। आज 108 देशों को रक्षा आयुध बेचा जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है, वो देश की मजबूती के लिए किया जा रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी। जब देश की बात आ जाए, राष्ट्र प्रथम की बात कोई करे ना, छोटी सोच को छोड़ देना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें जो है ना चुनौतियों से लड़ना है, बाहरी चुनौतियों से और अंदर की चुनौतियों से। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर की भी चुनौतियां कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, और राहुल गांधी भी कहते हैं भारत में लोकतंत्र है। बाहर के लोग भी कहते हैं जॉर्ज सोरोस टाइप का कि हम तो मोदी जी को बदलने के लिए बहुत पैसा रखे हैं। और वही बात राहुल जी 4 दिन बाद कहते हैं कि इस बार हम सरकार बदल देंगे। वो लोग कहते हैं कि यहाँ संवैधानिक संस्थाएं ठीक नहीं है, राहुल जी भी कहते हैं यहाँ संवैधानिक संस्थाएं ठीक नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है, यहाँ ईवीएम ठीक नहीं है। लेकिन वही कर्नाटक में और हिमाचल में जब आप जीत जाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये कहना होगा कि जब भारत की बात कहीं और से आए, चाहे बांग्लादेश से ही हो, तो आप ये मत कहिए कि बांग्लादेश की तरह भारत में हो जाएगा। आप ये कहिए कि भारत से सीखना चाहिए दूसरे देशों से कि निश्चित तौर पे लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं। विचारों में मतैक्य हो सकता है, लेकिन संपूर्ण भारत एक है। जब दूसरे देश से कोई बात होती है तो हम संपूर्णता में सोचते हैं, हम जाति और मत मजहब में नहीं सोचते हैं। आज नेहरू जी कुर्सी के लिए एक तरफ जिन्ना जी को कुर्सी चाहिए था, दूसरी तरफ नेहरू जी को कुर्सी चाहिए था। दोनों लोगों ने देश का बंटवारा कर दिया। आप बताइए उन माताओं, उन बहनों, उन बुजुर्गों, उन भाइयों, उन हमारे माता पिता का क्या दोष था जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जिस तिरंगे को आज 15 अगस्त है हम लोग शान से फहरा रहे हैं, जिस वंदे मातरम को बोल रहे हैं, उस दिन वंदे मातरम बोलने पे फांसी हो जाती थी, काला पानी की सजा हो जाती थी। वो वंदे मातरम ठीक से बोल भी नहीं पाए कि कुर्सी के लिए दोनों लोगों ने बांट दिया। हालांकि गांधी जी चाहते नहीं थे, बहुत सारी पुस्तकों में इसका जिक्र है, लेकिन वो बैठक करके नेहरू जी और उसको बांट देते हैं। मैं दोबारा अनुरोध करूंगा कि राहुल जी, अखिलेश जी और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, आप देश को जातियों में बांटने का मत कार्य करें। भारत एक बार बट चुका है धर्म के आधार पे, अब जातियों में मत बांटें। आप विकास के बारे में बात करें, अगर मोदी जी कहते हैं कि हम 100 कदम विकास के कार्य करेंगे, आप कहिए हम 200 कदम विकास की बात करिए। निश्चित तौर पे देश की जनता आपको अपनाएगी। लेकिन लोगों ने देखा है, लोगों ने डायरेक्ट एक्शन को भी देखा है। कश्मीर में होता है तो डायरेक्ट एक्शन, राजस्थान में होता है तो डायरेक्ट एक्शन, पश्चिम बंगाल में होता है तो डायरेक्शन। इन चीज़ों को भूल जाओ भाई। पहले भारत है, जिस भारत में हम रचते हैं, बसते हैं, यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ पे बिजनेस करते हैं, उस भारत की बात जब आए, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, सबसे प्यारा देश हमारा। सर एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, जो विरोधी ये कह रहे थे कि 4 जून जब परिणाम आया था, कह रहे थे कि मोदी जी की अब बात वो नहीं रही, लेकिन आज हमने देखा कि उनके स्पीच में भी वही बात थी और लगातार यूसीसी की भी आज बात थी। देखिए विरोधी कहते क्या हैं और करते क्या हैं, सबने देखा। अंतर आप इतने से ही समझ जाएंगे कि पहले लोग कहते थे कि मोदी जी धर्म के लिए कार्य करते हैं। जब मोदी जी आए तो उनका नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज भी मोदी जी ने कहा मेरे परिवारजनों संपूर्ण। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है? देश के संसाधनों पे एक का अधिकार। कभी मुस्लिम समाज नहीं कहता कि हमारा अधिकार, वो कहता है संपूर्णता के भाव से जिया। उसने देश की आज़ादी के लिए संपूर्णता के भाव से लड़ा। ये 2 लोग कुर्सी के लिए बांट दिए। वो कभी नहीं कहते हैं कि कोई ऐसा कानून बनाइए जो हमको दीजिए, वो कहते हैं पूरे भारत का विकास करिए। आज बताइए बिजली सभी के घर में आई है तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आज गरीबों के घर में भी शौचालय है तो किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी
मजहब में, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पूरा पश्चिम के आधार पे, उत्तर दक्षिण के आधार पे बांट कर भारत में राज करने के लिए ऐसा कार्य करती थी। आप बताइए ना, कांग्रेस ने कभी कोई इस तरह का प्रस्तुतिकरण किया, उदाहरण पेश किया कि अपने अलावा दूसरे को प्रधानमंत्री स्वीकार ले। एक नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री होते हैं, जब देश के लिए सोचते हैं तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, आदरणीय होता है हर व्यक्ति। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके 100 को जो कांग्रेस का दफ्तर है उसमें लेने से भी मना कर देते हैं। तो मुझे लगता है छोटी सोच वालों को मुबारक। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों को कहा है और उन्होंने कहा है जो नकारात्मक सोच रहे हैं उनको भी हम सकारात्मक सोच के ले आएंगे, क्योंकि हमारे शरीर का कोई भी अंग कमजोर रहेगा, दर्द पूरी शरीर को होगा। संपूर्णता के भाव से और विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि यह भारत विकसित भारत बन के रहेगा। आपका क्या कहना है? आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, क्या कहना चाहेंगे पहले लोग? भारत माता की जय। आज का जो पर्व है जी, वो हमारे लिए उन वीर योद्धा जवानों के लिए सलाम करने का पर्व है जिन्होंने आज़ादी के वक्त या गुलामी के वक्त अपनी जान की आहुति दी। जी। आज मोदी जी ने जो कहा है, एक वही कह सकता है जो देश से प्यार करता है, जो समूचे हिंदुस्तानियों से प्यार करता है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक मेरा देश विकसित भारत बनाया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि हम सभी देशवासियों के लिए समान कानून लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश में एक इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि रोज़ 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अलग राज्यों में नगर पंचायत, राज्य पंचायत या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं। बड़ा खर्चा होता है। ये खर्चा कम हो जाएगा तो देश के विकास में काम आएगा। लेकिन विपक्ष दिशाविहीन है, ना तो इस बात को मानने को तैयार है कि मेरा देश विकसित बने, ना इस बात को मानने को तैयार है कि एक कानून आए, ना इस बात को मानने को तैयार है कि मेरा देश में जो अच्छा माहौल बने, ना ये मानने को तैयार है कि जो देश है गरीब हो अमीर हो जाए। नदीमुद्दीन एक मौलाना है, वो कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का नुकसान करना चाह रही है सरकार। कह रहे हैं कि सबके मजहब अलग हैं, सिख का हो, मुस्लिम का हो, सरकार क्यों दखलंदाजी कर रही है? शायद वो जो हमारे मौलाना साहब भूल गए हैं कि कानून से और मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मजहब यानी धर्म अलग है और कानून अलग है। पूजा पद्धति में कानून का दायरा अलग है। अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, कानून क्या करेगा? मैं रोज़े रखता हूँ, कानून क्या करेगा? मैं हज यात्रा करता हूँ, कानून क्या करेगा? लेकिन जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे 3 तलाक है, जैसे कि विवाह है, छोटे बच्चों का विवाह है, उन पर अंकुश लगाना चाहिए क्योंकि ये देश का कानून है और देश के कानून को मानना चाहिए। और मेरे हदीस भी ये कहती है कि जिस देश में रहोगे मुसलमान हो, उस देश के कानून को मानना होगा आपको, क्योंकि उस देश का कानून सभी नागरिकों को एक बराबर होना चाहिए। हमारी संविधान एक, हमारा देश एक, हमारा सब कुछ एक, फिर हमें कानून 2 क्यों चाहिए? कानून 2 क्यों चाहिए? अगर जुर्म करता है मुसलमान तो उसका कानून भी एक होना चाहिए। अगर जुर्म करता है हिंदू तो कानून एक होना चाहिए। शादी करे मुसलमान तो कानून एक होना चाहिए। शादी करे हिंदू तो कानून एक होना चाहिए। लेकिन हम अलग क्यों चाहते हैं? हम अलग क्यों दिखना चाहते हैं? क्योंकि ये विकास की, ये देश के विकास में रोड़ा बनना चाहते हैं, देश के विकास को रोकना चाहते हैं और देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और देश इकट्ठा ना हो जाए, सभी लोग प्यार मोहब्बत ना रह पाए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ मोदी जी के साथ खड़े हो जाओ, इस देश को सबसे दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाओ, शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। ये मेरा कहना है। जी, तो ये बताइए, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग विरोध करते हैं कि आप लोग यूसीसी का स्वागत करेंगे? हम जो देश का प्रधानमंत्री है, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देता है, हम उसके साथ हैं। हम यूसीसी का समर्थन करेंगे, हम सीए का समर्थन करेंगे, हम एनआरसी का समर्थन करेंगे जो देश हित में है। हम उसका हर कानून का समर्थन करेंगे। जो विपक्षी लोग हैं और जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो राजनीतिक प्रेरित हैं, जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो विरोध करेंगे। आम मुसलमान, पसमानदा समाज का मुसलमान, मैं 80% 90% देश में है, वो विरोध नहीं करेगा। विरोध वो करते हैं जो राजनीति करते हैं और सत्ता में बैठकर मलाई खाना चाहते हैं, वो विरोध करेगा। देश का मुसलमान जो इस देश में जन्मा है, जो देश में इसके पूर्व दफन है इस माटी में, वो कभी विरोध नहीं करेगा। कभी विरोध नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब कि इसका मतलब एसटी हसन के माता पिता भी तो यहीं पे दफन हुए हैं। उनकी सोच एक राजनीतिक सोच है। उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ एसटी हसन साहब, आप मुसलमान हो
पर इस देश के बेटे हो, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के कानून के लिए और देश को विकसित बनाने के लिए आपको आगे आना होगा। आपका मतभेद मोदी से हो सकता है, राष्ट्र मतभेद मत करो, हिंदुओं से मतभेद मत करो। साहब हमारी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि इस बिल को लाकर भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है और गरीबों का रोजगार खत्म करना चाहती है। तो वो तो आपके पक्ष की बात कर रहे हैं, वो तो संविधान को बचा रहे हैं, आरक्षण को बचा रहे हैं। शायद भूल गए इन 10 वर्षों में जी। जितना लाभ मुसलमानों को मिला है। एस टी हसन साहब, आप सांसद हो, जरा डाटा उठाओ। जी 33%, 40%, 50% जो योजना मिली है वो गरीब मुसलमानों को मिली है। चाहे जनधन खाते हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो। सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान हैं। मेरे देश के गरीब मुसलमानों को 35%, 40%, 50% लाभ मिला है, जो कि आपने कभी नहीं दिया। आपने उस लाभ को खाया। और अब आ जाओ वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की आप बात करते हो ना जी। आपने उन ज़मीनों को हड़पा है, उन ज़मीनों को आपने कब्जे में रखा है। जब सपा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जो उस समय के मुसलमान नेता थे, चाहे आजम खान साहब हो, चाहे एस टी हसन हो, चाहे और भी कितने नेता हो, उन्होंने उस ज़मीनों को हड़पा है। आम मुसलमानों को लाभ नहीं दिया गया और आज दर्द है आपको इसीलिए कि अब उसमें संशोधन आने वाला है। तो आपकी रूह काँप रही है और आप तड़फ रहे हैं कि आप रोजी रोटी छिनने वाली है। इस देश से, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करना सीखो। इस देश में रहना है तो इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, भाईचारे को मजबूत करना होगा। आप राजनीतिक पार्टी हो, आप राजनीतिक पार्टी से काम करो, पर देश के माहौल को ख़राब करने का काम मत करो। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो यूसीसी के लिए प्रधानमंत्री ने बोला, आप उसका स्वागत करते हैं? स्वागत करते हैं हम। और जो ये विपक्ष वालों ने जो बांटना चाह रहे हैं जी। अब मुसलमान और जितने भी पिछड़ी जाति अब सब समझ गए हैं कि हमारा हक मोदी जी के पास ही है। मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। टोपी लगा के आप कह रहे हैं कि मोदी जी तुम्हारे सब हक के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, इसलिए कि कोई भेदभाव नहीं है। इन लोगों ने फूट करो राज करो वाली नीति जो पहले से चला रहे थे, अब बेचारे को वही चले। अब वो नहीं चलने वाला। अब मोदी जी के साथ साथ मुसलमान और पिछड़ी जाति सब जग चुके हैं और सब जो है ना होशियार हो चुके हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।